हेलो स्टूडेंट्स, एक केमिस्ट्री क्लासेज में आपका फिर से स्वागत। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता। कि कोई अम्ल है तब जब अम्लीय होता है जब वह जल में प्रोटॉन देता है। तो हम कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात करते हैं। जब कार्बोक्सिलिक अम्ल को जल में घोलते हैं तो ये वियोजित होकर कार्बोक्सिलेट रेनाइन तथा हाइड्रोनियम आयन यानी प्रोटॉन देता है। इसका मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करता है। देखो कैसे, ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक अम्ल है RC डबल बॉन्ड OOH। इसको जल में घोलते हैं प्लस H2O वाटर मॉलिक्यूल में घोलते हैं तो ये RC डबल बॉन्ड OO पे माइनस कार्बोक्सिलेट आयन प्लस H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन। ये क्या हो गया? कार्बोक्सिलेट रेनाइन। और ये क्या हो गया? हाइड्रोनियम आयन। ये बनाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब क्या होता है? द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम से समय स्थिरांक KAQ ये होगा उत्पाद की सांद्रता यानी प्रोडक्ट की सांद्रता बटे रिएक्टेंट की सांद्रता। प्रोडक्ट की सांद्रता बटे रिएक्टेंट यानी उत्पाद की सांद्रता बटे क्रियाकारक की सांद्रता। तो KEQ बराबर इसके अनुसार लिखेंगे हम KEQ, के इक्विलिब्रियम। प्रोडक्ट क्या है? RC डबल बॉन्ड O माइनस की सांद्रता इंटू H3O प्लस की सांद्रता बट्टे, तो ये तो क्या होगा? प्रोडक्ट। ये क्या होगा? रिएक्टेंट। RCOOH की सांद्रता इंटू H2O की सांद्रता। ये हो गया। H2O जल क्या है? अत्यधिक तनु है तो इसकी सांद्रता क्या होगी? नगण्य होगी। तो हम लिख सकते हैं के इक्विलिब्रियम, के साम्य बराबर H2O की सांद्रता। इसलिए के H2O की सांद्रता बराबर है के H2 किसके इक्वल हो जाए? के यहाँ क्या है? अम्ल वियोजन स्थिरांक है। KEQ क्या? समय अवस्था स्थिरांक है। और KA है अम्ल वियोजन स्थिरांक। तो हम लिख सकते हैं KA अम्ल वियोजन स्थिरांक इज इक्वल टू RC डबल बॉन्ड O माइनस की सांद्रता यानी कार्बोक्सिलेट आयन की सांद्रता हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता बट्टा RCOOH यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल की सांद्रता। ये हो गया अम्ल वियोजन स्थिरांक। तो Ka है वो समानुपाती है H प्लस आयन की सांद्रता के। H प्लस आयन की सांद्रता अधिक होने पर Ka का मान क्या होगा? अधिक होगा। तो H प्लस आयन की सांद्रता अधिक होने पर Ka का मान भी क्या होगा? अधिक होगा। अर्थात अम्ल वियोजित होने की प्रवृत्ति ज्यादा रखेगा और अम्ल क्या होगा? उतना ही प्रबल होगा। ये Ka के मानों से पता चलता है क्योंकि Ka मान है वो H प्लस आयन की सांद्रता की क्या है? समानुपाती है। Ka के स्थान पर क्या है? pKa का उपयोग किया जाता है। और ये pKa क्या है? यह है Ka के ऋणात्मक लघुगुणक को pKa बोलते हैं। और इस pKa का मान जितना कम होगा अम्ल उतना ही क्या होगा? प्रबल होगा। Ka का मान जितना ज्यादा होगा अम्ल उतना प्रबल होगा। जबकि इसका उल्टा हम बोलते हैं pKa का मान जितना कम होगा अम्ल उतना ही क्या होगा? प्रबल होगा। वसीय अम्ल दुर्बल अम्ल होते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे अणुभार बढ़ता है अम्लीय प्रकृति क्या होती है? घटती है। कि जो अम्लीय प्रकृति है वो अणुभार की क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा अम्लीय प्रकृति घटेगी। अब क्या है? Ka के मानों के आधार पर कि कुछ एक अम्ल दिए हुए उनको अम्लता के बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, उनको व्यवस्थित करना है। जैसे हमारे पास एसिटिक अम्ल है A, इसका Ka का मान इतना दे रखा है। फॉर्मिक अम्ल का एसिटिक अम्ल का 1.75 इंटू 10 के पावर माइनस 5 दे रखा है। बी है फॉर्मिक अम्ल, इसका 17.7 इंटू 10 के पावर माइनस 5 दे रखा है। और सी दे रखा आपने प्रोपेनोइक अम्ल, इसका के का मान 1.4 इंटू 10 के पावर माइनस 5 दे रखा है।
और हमने कहा है अम्लता समानुपाती Ka, तो Ka का मान जितना ज्यादा होगा अम्लीय प्रकृति उतनी ज्यादा होगी। हमने क्या कहा, Ka समानुपाती अम्लता, तो इसमें जिसमें Ka का मान जिसका ज्यादा होगा उसकी अम्लता उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहां सबसे ज्यादा Ka का मान फॉर्मिक अम्ल है, तो सबसे ज्यादा क्या होगा, फॉर्मिक अम्ल HCOOH सबसे ज्यादा अम्लीय होगा। इसके बाद में एसिटिक अम्ल है, इसका Ka का मान CH3COOH, और सबसे कम है जो Ka का मान है वो है प्रोपेनोइक अम्ल का CH3CH2COOH। इस प्रकार है Ka के मानों के आधार पर हम अम्लता को बता सकते हैं। दूसरा ये भी बता सकते हैं कि अणुभार बढ़ने पर अम्लता घट रही है, तो देखो इसका अणुभार कम है सबसे ज्यादा अम्लीय, इसका अणुभार थोड़ा सा ज्यादा है तो अम्लीय थोड़ा कम हो गया, इसका अणुभार और भी ज्यादा तो अम्लीय और भी कम हो गया। तो अणुभार के आधार पर भी बता सकते हैं और Ka के मानों के आधार पर भी हम अम्लता के रूप में इनको क्रम से बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं।